नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। इसमें है जो सिर्फ एस्थेटिक्स क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। आपको पता है ये यूरिटेरिया बुक से लिया गया है। इसमें जो आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और इसका फायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और अभी तक जो जितना भी वीडियो हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर एक बार जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक बात बता दें आपको, 13 मार्च से बिहार दरोगा का स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू बना रहिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा करके एक सीट सुनिश्चित कर सके। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस सेशन को शुरू करते हैं। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज नहीं है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस शैली में प्रसिद्ध गाय स्थित प्रसिद्ध गाया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नागर शैली में बनाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नागर शैली। चलिए आगे है। कहता है ए होल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? कहता कि ए होल प्रशस्ति अभिलेख जो है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपको रवि कीर्ति है। कौन? रवि कीर्ति है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को किस नाम से जाना जाता है? कहता सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालयी भाग स्थित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। डी नंबर से आंसर कुमाऊं हिमालय। आगे कहता है द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? कहता द्वितीयक प्रदूषक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपको स्मॉग, द्वितीय प्रदूषक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि बंधुआ मजदूर कहता कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? कहता बंधुआ मजदूर जो है, इसके व्यवस्था का निराकरण जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 23 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। कहता है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता जो है, इसका मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फैराडे। चलिए ये दोस्तों, ये वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्थेटिक्स क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से तक जरूर देखिए। और इससे पहले जितने भी वीडियो हो चुके हैं, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। कहता कि यूरेनियम यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? कहता यूरेनियम जो है, इसके रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सीसा। क्या है? सीसा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सीसा। कहता भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना जो शुरू की गई है, यह कब की गई है? तो यह किया गया आपको 1973 में। कब? 1973 में। बी नंबर से आंसर 1973। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो सुमेलित है उसे ढूंढना है। तो सुमेलित जो आपको बारीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो यहाँ बी नंबर जो है सुमेलित है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पांडिचेरी की संधि जो हुआ था, किसके बीच हुआ था? पांडिचेरी की संधि जो हुआ था, ये किन के बीच हुआ था? तो ये आपको जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, आगे कहता है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहता द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, इसमें धन के निकासी के सिद्धांत का व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको रमेश चंद्र दत्त है। कौन? रमेश चंद्र दत्त इसके लेखक हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध जो है किसका उदाहरण है? दूध आपको पायास का उदाहरण है। किसका? पायास का उदाहरण है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा पायास। चलिए आगे है। कहता सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील जो है यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये आपको अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। किसके? अमेरिका और कनाडा के बीच सुपीरियर झील स्थित है। डी सी नंबर से आंसर होगा अमेरिका और कनाडा। चलिए आगे है।
आगे कहता है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी का आंकड़ा जो है कौन जारी करता है, जीडीपी का आंकड़ा जो जारी करता है ये आपको एनएसएसओ करता है। कौन, एनएसएसओ करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। कहता निम्न में से वो कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा धान। कौन, धान का पौधा। बाकी चना, मटर और सेम ये जो है आपको नाइट्रोजनीकरण में सहायक होता है, धान नहीं होता। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। जो कि नाइट्रोजनीकरण में सहायक नहीं होता है धान का पौधा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है TRYSEM योजना जो है निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये आपको ग्रामीण विकास से संबंधित है। सी नंबर से आंसर होगा, ग्रामीण विकास से संबंधित है। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो बाल्टिक देश नहीं है। जो बाल्टिक देश नहीं है वो आपको बेलारूस है। कौन, बेलारूस है जो बाल्टिक देश नहीं है। तो इसलिए बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और बाकी आपको एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये तीनों आपको बाल्टिक देश हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, जो कि बाल्टिक देश नहीं है, बेलारूस। आगे कहता आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ये आपको हेनरी विवियन डेरोजियो, किसे, हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। कहता कि वो कौन व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है किसी भी गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था। किसने, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। और किसने लिया था तीनों में, तो ये आपको बाबा साहब अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, नहीं आता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। कहता जल में जो बुलबुला होता है यह किसके भांति व्यवहार करता है। तो ये जो व्यवहार करता है आपको अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो ये आपको सुमेलित नहीं है। कहता है पागलपंथी विद्रोह जो है मजमून शाह व चिराग अली शाह, ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रमानु अनुसार जो है व्यवस्थित करना। कहता नीचे जो युद्ध है उसे कालक्रमानु अनुसार जो व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले आपको प्रथम अंग्ल मैसूरी युद्ध होगा। प्रथम अंग्ल मैसूरी युद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको यानी एक पर ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है प्रथम अंग्ल मैसूरी युद्ध एक नंबर पर आ जाएगा। और दोस्तों ये जो है आपको प्रथम जो कर्नाटक, इसमें कर्नाटक युद्ध भी है। तो यहाँ आपको प्रथम स्थान पर कर्नाटक युद्ध आ जाएगा। प्रथम का वो भी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। उसके बाद बेदरा का युद्ध, क्या है, बेदरा का युद्ध दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपको वाडीवास का युद्ध आ जाएगा। और चौथे स्थान पर आपको प्रथम अंग्ल मैसूरी युद्ध आएगा। तो इस प्रकार आपको 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म की रचना की गई थी। कहता है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान जो है अभिधम्म की रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत के समय में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन, कहता निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रमानुसार है। तो इसको भी व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। ये आपको इसमें पहले अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव पहले हो जाएगा। उसके बाद जाकर के आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा 2 नंबर पर। और 3 नंबर पर जो होगा आपको
3 नंबर पर आपको क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 2-4-1-3 ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कहता हुआ कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यह नदी है आपको कांगो नदी। कौन? कांगो नदी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कांगो नदी। ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में जो है बहुत बार यह क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। इसमें सभी देखिए सभी स्टैटिक्स क्वेश्चन है, तो ये सभी स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। और अभी तक जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है आपको जैव सुरक्षा से, जैव सुरक्षा से है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा। आगे कहता चश्मे के लेंस किस कांच का बना होता है। कहता चश्मे का लेंस जो होता है इसे किसके द्वारा बनाया जाता है, किस कांच के से जो है बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्रूक कांच। किसका? क्रूक्स कांच के द्वारा, क्रूक्स कांच से बनाया जाता है चश्मे का लेंस। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। कहता निम्नलिखित में जो नगर दिए गए हैं इनमें किस नगर का संबंध महावीर जी से नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध किससे, गौतम बुद्ध से संबंधित है, ये महावीर से संबंधित नहीं है। बाकी वैशाली, चंपा, पवापुरी ये तीनों महावीर से संबंधित है। लुम्बिनी जो है यह गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो इसीलिए डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ वंश दिया गया है राजवंश और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये आपको क्या है, कलचुरी की राजधानी अजमेर, यह गलत है, ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता मोढेरा क्या है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात में। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी जो गलत सुमेलित है उसे ढूंढना, जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि इसमें दीन ए इलाही जो है ये आपको 1582 ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सॉरी दोस्तों, ये आपको ये सुमेलित, ये जो है सुमेलित है, ये आपको महजनामा महजहर ये जो आपको सी नंबर सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा सी नंबर सुमेलित नहीं दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा, कहता है कि मनसबदारी व्यवस्था जो है इसमें 2 अस्पा सिंह अस्पा क्या है, 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था। तो इसका प्रचलन आपको जहांगीर के द्वारा किया गया था। डी नंबर से आंसर होगा जहांगीर। चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपको 1539 में। कब? 1539 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जो बंधनों की क्रियाशीलता को सही क्रम में दर्शाता है। तो आइए देखते हैं। ये इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिसमें आवश्यकता से अधिक शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। तो इसका सही आंसर जो है आपको यकृत हो जाएगा। क्या होगा? यकृत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए आगे है। आगे कहता किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कहता वो कौन सा योजना था जिसके समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपको चौथी योजना में। बी नंबर से आंसर होगा चौथी। आगे कहता जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाए, कहता है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें जो कहा जाता है आपको पूरक वस्तुएं, क्या पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पूरक वस्तुएं। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है
निम्न में दिए राज्यों में से जिस राज्य से नहीं गुजरती है वह राज्य है आपको हिमाचल प्रदेश। बाकी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो ये आपको जो सुमेलित नहीं है ये आपको क्या है? बामडीला उत्तराखंड, ये आपको सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का तब भारत क्या है? भारत के में पश्चिमी का, भारत में पश्चिमी तट पर भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो ये कहता है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा जो है पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका अधिक पैदावार होने का कारण जो है ये है आपको पूर्वी तट पर पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसीलिए अधिक उत्पादन होता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है केंद्र और राज्य क्या है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है भाग 11 में। बी नंबर से आंसर का भाग 11। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कहता राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों की हस्ताक्षर जो है होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि जो सदन आरोप लगाएगा, कहता जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 भाग। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता दोस्तों निम्न में से क्या है? निम्न में से आगे कहता निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा परिस्थिति है जिसके तहत संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक अवधि तक समय के लिए 60 दिन से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या फिर शून्य करार देता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी परिस्थितियों में। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कहता भारत के राष्ट्रपति जो है इसे कैसे हटाया जा सकता है? इसे हटाया जा सकता है तो इसे जो है भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे कहता किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? कहता वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग से कहता संविधान के किस संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। कहता हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको के दत्ता है। कौन? के दत्ता इसके लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता कि मानव विकास सूची निर्माण, कहता मानव विकास सूची निर्माण निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? कहता है मानव विकास सूची निर्माण जो है इसमें निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो इससे जो जुड़ा हुआ है ये आपको अमर्त्य सेन। कौन? अमर्त्य सेन इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा अमर्त्य सेन। चलिए दोस्तों ये जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न था हम लोग उसे देख चुके हैं। चलिए आज के कुछ स्मरणीय तथ्य है उसे भी हम लोग देखते हैं। कहता है कि मौर्य वंश की स्थापना जो किया था ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद कहता है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। क्या सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे कहता है मुद्राक्षास। क्या? मुद्राक्षास में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया था। किसमें? मुद्राक्षास में। आगे कहता चाणक्य। क्या है? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे कहता चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से। किससे? राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। किसे? सेलुकट्स निकेटर को हराया था। आगे कहता
सेलुक का क्या है, सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। चलिए आगे कहता है इंडिया, क्या इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने ही किया था? किसने? इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने ही किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आपको ये पूछा जा सकता है, अब पूछा जाता भी, बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में ये जैन धर्म जो है ग्रहण किया था, और ये इन्होंने किससे दीक्षा लिया था? तो भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी ध्यान रखिएगा। ये पूरे का पूरे वीडियो, ये पूरा सेशन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये बार बार रिपीट होते रहता है। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका उत्तराधिकारी आपको बिंबिसार था। कौन? सॉरी, बिंदुसार। कौन? बिंदुसार था। कहता है इसे बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा जाता है। आगे कहता है बौद्ध विद्वान, क्या? बौद्ध विद्वान तारानाथ, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। चलिए आगे है। आगे कहता है बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था और 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। पुराणों में जो है अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में जो है अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्को तथा गुर्जरा अभिलेख से इसका नाम अशोक मिला है। कहाँ से? मास्को और गुर्जरा अभिलेख से इसका नाम अशोक मालूम पड़ता है। भराबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किसमें? भराबू अभिलेख जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, कहता है अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। ध्यान रखिएगा। इसने 261 ईस्वी पूर्व जो है, कहता है कि अशोक जो है 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कहता इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने? तो अशोक ने। चलिए आगे है। आगे कहता है कि इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख, सबसे लंबा आपको 7वां अभिलेख है और सबसे छोटा अभिलेख आपको रूमीदेई जो है ये सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो थी इसमें प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू करने का श्रेय अशोक को ही दिया जाता है, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक इत्यादि लिपियों में इसका प्रयोग किया गया था। आगे कहता है अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि, कहता अशोक का पहला शिलालेख जो है उसमें पशु बलि की निंदा की गई। क्या? पशु बलि की निंदा की गई है। और वहीं 6ठे शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश में लगभग, कहता मौर्य वंश ने लगभग 135 वर्षों तक, 137 क्या है, 137 वर्षों तक शासन किया है। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी वीडियो हो आप नहीं देख पाए उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे जाकर जरूर देखें। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि वहाँ भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वहाँ आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।